भारत का नॉर्थ ईस्ट 8 राज्यों का एक ऐसा समूह जो देश के बाकी हिस्सों से जमीन की एक बहुत ही पतली सी पट्टी से जुड़ा हुआ है। पर क्या ये इलाका हमेशा से भारत का हिस्सा था? जवाब है नहीं। तो फिर ये भारत के नक्शे में शामिल कैसे हुआ? चलिए आज इसी दिलचस्प कहानी को समझते हैं। अब ये सवाल सिर्फ ज्योग्राफी का नहीं है ना, ये हमें सीधा इतिहास के उन पन्नों पर ले जाता है जहां साम्राज्यों, संस्कृतियों और संघर्षों की कहानियां लिखी हुई हैं। ये कहानी है कि कैसे ये अनोखा क्षेत्र भारत का एक अभिन्न अंग बना। इस तरह की ज्योग्राफिकल सिचुएशन को एक खास नाम दिया गया है, स्ट्रेटेजिक एक्सक्लेव। नॉर्थ ईस्ट भारत देश के बाकी हिस्से से सिर्फ और सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़े सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़ा है, जिसे हम सब चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। और यही संकरा रास्ता इस पूरे क्षेत्र को स्ट्रेटेजिक रूप से इतना जरूरी और उतना ही संवेदनशील बना देता है। दुनिया में ऐसे और भी एक्सक्लेव हैं, जैसे अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का पैमाना, उसका स्केल बिल्कुल अलग है। ये किसी भी दूसरे एक्सक्लेव से कहीं ज्यादा बड़ा है। यहाँ 5.3 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते हैं। ये तो दुनिया के कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और डाइवर्स क्षेत्र की नींव पड़ी कैसे? देखिए, इस क्षेत्र की कहानी किसी एक ग्रुप या एक समुदाय ने नहीं लिखी है। इसकी नींव तो हजारों सालों के दौरान हुई माइग्रेशंस यानी प्रवासन की 4 बड़ी लहरों ने रखी, और हर लहर ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी। जरा सोचिए, सबसे पहले आज से करीब 10,000 साल पहले साउथ ईस्ट एशिया से लोग आए। फिर हजारों साल बाद चीन की तरफ से चीन तिब्बती समूह पहुंचे, जो आज की कई जनजातियों जैसे नागा, मीजो, मेतेई के पूर्वज हैं। इसके बाद गंगा के मैदानों से इंडो आर्यन और आखिर में ताई अहोम लोग आए। इन सभी समूहों के मिलने से ही इस क्षेत्र की वो यूनिक और डाइवर्स कल्चर बनी जो आज भी इसकी पहचान है। और देखिए, जब इतनी अलग अलग संस्कृतियां एक जगह मिलती हैं तो क्या होता है? धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड किंगडम्स यानी कि संगठित राज्यों का उदय होता है। और इन्हीं राज्यों ने नॉर्थ ईस्ट को उसकी वो खास पहचान दी जिसे हम आज जानते हैं। इनमें से 3 राज्य खास तौर पर बहुत शक्तिशाली थे। एक तो मणिपुर का प्राचीन कांगले-पाक साम्राज्य, जो इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है। दूसरा असम का कामरूप राज्य, जिसने प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर बनवाया। और सबसे बढ़कर अहोम साम्राज्य, जिन्होंने 600 सालों तक ब्रह्मपुत्र घाटी पर राज किया और मुगलों जैसी सुपर पावर को भी सफलतापूर्वक कई बार हराया। लेकिन फिर 18वीं सदी में इस क्षेत्र में एक ऐसा कल्चरल शिफ्ट आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और इसकी शुरुआत होती है कांगले-पाक के प्राचीन साम्राज्य से, जो हमेशा के लिए बन गया मणिपुर का साम्राज्य। और ये सिर्फ एक नाम का बदलाव नहीं था, ये एक पूरी सभ्यता की पहचान को बदलने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। हुआ ये कि राजा पाम्हेबा के राज में सदियों पुरानी परंपराओं को एक झटके में बदल दिया गया। वहाँ का जो स्वदेशी सनमई धर्म था, उसकी जगह हिंदू धर्म को राजधर्म बना दिया गया। मूल मेतेई लिपि की जगह बंगाली लिपि अपनाई गई और राज्य का नाम भी बदलकर एक संस्कृत शब्द मणिपुर रख दिया गया। ये एक तरह की कल्चरल रेवोल्यूशन थी, जिसके असर आज भी महसूस किए जाते हैं। लेकिन जल्द ही घर की लड़ाइयों और बाहरी हमलों ने इन स्वदेशी राज्यों की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। अब एक नए युग की शुरुआत होने वाली थी, औपनिवेशिक शासन का युग। ये सब शुरू हुआ अहोम साम्राज्य के कमजोर पड़ने से। एक बहुत लंबे विद्रोह ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और इस मौके का फायदा किसने उठाया? बर्मा ने। उन्होंने हमला किया और पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया। लेकिन जब बर्मी सेना ब्रिटिश नियंत्रित बंगाल की सीमा तक पहुंच गई तो अंग्रेजों के लिए ये एक रेड लाइन थी। इसके बाद हुआ पहला एंग्लो बर्मीज वॉर, और उसके अंत में 1826 की यंडाबो संधि के तहत ये पूरा का पूरा क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया। अब देखिए, मैदानी इलाकों पर तो अंग्रेजों का कब्जा हो गया, लेकिन पहाड़ी जनजातियों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने मिलिट्री पावर की जगह एक अलग हथियार इस्तेमाल किया, ईसाई मिशनरी, जो उनके लिए प्रभाव फैलाने का एक नरम उपकरण साबित हुए। मिशनरियों के आने से इस रीजन में बहुत गहरे सोशल चेंजेस हुए। एक तरफ उन्होंने सिर के शिकार जैसी पुरानी प्रथाओं पर रोक लगाई, तो दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल और चर्च भी बनाए। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां कई पारंपरिक मान्यताएं बदलीं, वहीं अंग्रेजी शिक्षा का भी खूब प्रसार हुआ।
और शायद इसी वजह से आज नागालैंड और मिजोरम जैसे राज्यों की लिटरेसी रेट देश में सबसे ज्यादा है। और फिर साल आता है 1947। भारत आज़ाद हो रहा था और नॉर्थ ईस्ट के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा हुआ था। इस इतने कॉम्प्लेक्स रीजन को एक नए राष्ट्र में आखिर कैसे शामिल किया जाएगा? पार्टीशन के वक्त असम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में था। इसकी आबादी में करीब 44% हिंदू, 34% मुस्लिम और बाकी 22% अन्य आदिवासी समुदाय थे। इस मिली-जुली आबादी के कारण कांग्रेस इसे भारत में रखना चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग इसे पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश उसका हिस्सा बनाने पर अड़ी थी। असम का भविष्य सचमुच दांव पर लगा था। मणिपुर के विलय की कहानी आज भी बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती है। शुरू में राजा इस शर्त पर भारत में शामिल हुए कि मणिपुर की ऑटोनॉमी बनी रहेगी। वहां 1948 में चुनाव भी हुए, लेकिन फिर 1 साल बाद ही राजा को शिलोंग में एक तरह से हाउस अरेस्ट में रखा गया और उन पर दबाव बनाया गया कि वो अपनी चुनी हुई विधानसभा से पूछे बिना विलय के आखिरी समझौते पर साइन कर दें। इस घटना को कई मणिपुरी आज भी एक धोखे की तरह देखते हैं। और नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के भारत में शामिल होने की अपनी एक अलग ही कहानी है। कहीं नागालैंड जैसा दशकों का हिंसक संघर्ष है, तो कहीं त्रिपुरा का शांतिपूर्ण विलय, और सिक्किम का केस तो और भी यूनिक है, जहां लोगों ने रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह के जरिए राजशाही को खत्म किया और भारत में शामिल होने का फैसला किया। ये दिखाता है कि इस क्षेत्र का एकीकरण कितना जटिल और मल्टी लेयर्ड था। तो 1947 के बाद नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा तो बन गया, लेकिन ये कहानी का एंड नहीं था, बल्कि ये एक नई और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स कहानी की शुरुआत थी। एक ऐसी विरासत बनी जिसकी चुनौतियां आज भी हमारे सामने हैं। आज भी ये क्षेत्र कई गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और राज्यों के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स जैसी अंदरूनी समस्याएं हैं, तो दूसरी तरफ इलीगल इमिग्रेशन और चीन के बढ़ते जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जैसे बाहरी खतरे भी हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। एक ऐसा रीजन जिसकी पहचान ही माइग्रेशन, किंगडम्स और कॉन्फ्लिक्ट से बनी है, वो अपनी यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी और भारत के लिए अपनी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बीच एक बैलेंस कैसे बना सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास, वर्तमान और भविष्य तीनों मिलकर लिख रहे हैं।